नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। आज हम फिर संडे स्पेशल आपके लिए लेकर आए हैं एक सप्ताह के करंट अफेयर्स मात्र 20 मिनट में। आज की तारीख है 21 जून 2020। आपको याद होगा हम संडे स्पेशल के दिन सारे एक सप्ताह के करंट अफेयर को सिर्फ 20 मिनट में, इट मीन्स हम सिर्फ आपको वही क्रीमी क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिनके आपके प्रश्न पत्र में आने की संभावना सर्वाधिक बनती है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 किस दिन मनाया जाएगा? तो आज ही के दिन 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। 2020 इस साल की थीम है घर पर योग और परिवार के साथ योग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। आपको पता है कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, लोग सारे के सारे लोग जो क्या है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और अपने घर पर ही बंद हैं। इसीलिए ये थीम भी बनाई गई है कि आप अपनी फैमिली के साथ योग करिए। हर साल जैसा कि भव्य समारोह किया जाता है, इस साल समारोह नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार का कोरोना की वजह से। पहला यह आयोजन 2015 में किया गया था, इस साल का यह होगा छठा आयोजन। आपको याद होगा 2019 में रांची में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इस साल का प्रोग्राम था कि लद्दाख लेह में एक बड़ा आयोजन किया जाए, लेकिन इस कोरोना महामारी की वजह से यह सामूहिक समारोह नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं योगा डे में जो लोगो होता है उसकी मीनिंग को, और यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिवस होता है, इसीलिए 21 जून को यह दिवस मनाया जाता है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया था अपने मन की बात संबोधन में, जिसका नाम रखा था माय लाइफ माय योगा। ये इसी से संबंधित है ताकि आप अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा किसी के भी माध्यम से घर में अपनी फैमिली के साथ योगा करते हुए क्या करें, कोई वीडियो आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सकें, योगा के प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रह सकें और कोरोना जैसी बीमारी से इम्यूनिटी अपनी क्या इंक्रीज करके लड़ सकें। योगा डे मनाया जाता है किस मंत्रालय के तहत? आयुष मंत्रालय के तहत, जिसके मंत्री हैं हाल फिलहाल में श्रीपद यशो नायक। आयुष का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, आयुष से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, सारे एग्जाम्स में मैंने इन प्रश्नों को देखा है, इस आयुष वाले प्रश्न को देखा है। यूपीएससी, पीएससी, वनडे एग्जाम, एसएससी, मध्य प्रदेश व्यापम, हर जगह पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे हल्के में कृपया मत लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इस वर्ष के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज अर्थात विश्व खाद्य पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो वर्ष 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाएगा रतन लाल को। यह भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है और इसमें $2,50,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि भी इन्हें क्या है प्रदान की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार होता है जो कि दुनिया में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके मानव के विकास को उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं रतनलाल जी को खेत के साथ में, फूड के साथ में, भोजन के साथ में। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन बन गया है? तो भारत देश का पहला क्या है डिजिटल होने वाला संगठन बन गया NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। आपको पता है इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। हाल फिलहाल में इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू, जिन्हें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हैं हमारे कौन मंत्री महोदय नितिन गडकरी, यही MSME के भी मंत्री हैं। नागपुर से सांसद हैं नितिन गडकरी जी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क बायोडायवर्सिटी पार्क का शुभारंभ किस जगह पर किया गया है? तो उत्तराखंड में सबसे बड़े बायोडायवर्सिटी क्या पार्क की स्थापना की गई है हल्द्वानी में। यह पार्क लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ है और लगभग 500 से अधिक प्रजातियों को क्या है 40 विषयगत खंडों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। बायोडायवर्सिटी पार्क का जो मूल उद्देश्य है वह मानव के जीवन में प्रत्येक पौधे के महत्व को प्रदर्शित करना होता है और यहाँ पर पौधों की प्रजातियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे आध्यात्मिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य, सौंदर्य, मूल्यवान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
आप देख सकते हैं जू एंड सफारी। यहीं से एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है हमारे पास कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है। तो उत्तराखंड की एक्चुअल में राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है गैरसैंण को। यह भी पूछा जा सकता है कि किस जिले में आता है, तो चामोली जिले की एक तहसील है गैरसैंण। देहरादून जो मूल राजधानी है उससे लगभग 270 किलोमीटर की दूरी यहाँ की बनती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। आप देख सकते हैं गैरसैंण और देहरादून की भौगोलिक स्थिति, बीचों बीच है गैरसैंण और देहरादून थोड़ा सा दिल्ली के साइड में, मतलब पश्चिमी की तरफ में पड़ता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने फीफा की रैंकिंग में अपना कौन सा स्थान बरकरार रखा है। तो फुटबॉल की रैंकिंग में भारत देश का इस साल अभी भी स्थान चल रहा है 108। फीफा का मुख्यालय पड़ता है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसके प्रमुख है जियानी इन्फेंटिनो। आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर ब्राजील आया है 1765 नंबर के साथ में, सेकंड नंबर पर फ्रांस है, थर्ड में ब्राजील है। भारत के जो पॉइंट्स हैं वह 1187 के साथ 108वीं रैंकिंग। जियानी इन्फेंटिनो जी जो फीफा के अध्यक्ष, इनको आप देख सकते हैं। फोटोज डालने का मेरा मूल उद्देश्य यह है, बहुत सारे नाम हो जाते हैं, उन नामों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप उस मूल व्यक्ति को देख लीजिए ताकि आप फोटो को क्या अपनी आंखों से कैप्चर कर सके और दिमाग में बैठा सकें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समुद्र में सबसे गहरे ज्ञात स्थान, इट मीन्स मैरियाना ट्रेंच, इट मीन्स चैलेंजर डीप पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं। तो पहली महिला है चैलेंजर डीप में गोता लगाने वाली कैथरीन डी सुलिवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्यों इंपॉर्टेंट है आप देखिए, यह नासा की पूर्व एस्ट्रोनॉट भी हैं, साथ ही साथ भूवैज्ञानिक भी हैं। मारियाना ट्रेंच में पहुंचने वाली पहली महिला है, साथ ही अंतरिक्ष में चलने वाली, इट मींस डॉक करने वाली फर्स्ट यूएसए, मैं फिर से कह रहा हूं फर्स्ट वुमेन इन यूएसए है, पहली अमेरिकी महिला है। अब देखिए एक मोस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है जो मुझे लगता है तोड़ना बहुत कठिन होगा कि वॉक इन स्पेस के लिए और सबसे गहरे बिंदु तक उतरने वाली ये पहली व्यक्ति बनी है। मतलब आज तक किसी भी व्यक्ति ने, पुरुष ने भी नहीं, कि वो स्पेस वॉक भी किया हो और साथ ही साथ चैलेंजर डीप पर भी पहुंचा हो। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, भूलिएगा मत। आप साथ में देख सकते हैं कैथरीन डी सुलिवन को, देखिएगा भाई वो मैरियाना ट्रेंच में भी आपको दिख रही हैं पानी के साथ में वो आपको एस्ट्रोनॉट का जो सूट रहता है उसमें भी दिख रही। दोनों ही जगहों पर मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ता है और यह काम इन्होंने करके दिखा दिया है। ईओज एक्सपेडिशन नाम की क्या है कंपनी की इन्होंने सहायता ली थी, लॉजिस्टिक्स कंपनी, और लगभग 35,800 फीट की क्या है इन्होंने डीप या चैलेंजर डीप में गोता लगाया था। आप देख सकते हैं जो फायर वॉल है, जो फायर रिंग है वर्ल्ड की, वहीं पर है जापान के पूर्वी हिस्से पर, जो दक्षिण पूर्वी हिस्से पर पड़ता है मारियाना ट्रेंच, और यहीं पर जो दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है चैलेंजर डीप, उसी को इन्होंने फतह की है। चलिए आपको मैं अगले प्रश्न में पहुंचने से पहले ही बता देता हूं, एक प्रश्न मैंने यहां पर इंसर्ट किया है पुराना वाला, कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बन गई। तो स्पेस एक्स, दो जो एस्ट्रोनॉट थे रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले, ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए यह प्रश्न मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बनता है। आपसे ये एस्ट्रोनॉट्स के नाम, ये रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये स्पेस एक्स से गए हैं। स्पेस एक्स कंपनी आपको पता है एलन मस्क की है और ये कोऑर्डिनेशन किया है, ये गठबंधन, ये समझौता किया है नासा ने बोइंग से और स्पेस एक्स से कि आप हमारे यात्रियों को और सामानों को कहां ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाएं। स्पेस एक्स के संस्थापक मैं आपको बता चुका हूं एलन मस्क, 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। नासा का हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है, वॉशिंगटन डीसी में, और जेम्स ब्रेंडस्टाइन इसके प्रमुख हैं। आप देख सकते हैं फॉल्कन 9 रॉकेट को। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया? तो 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। सीधा पूछा जाता है भारत के हाल फिलहाल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है ना, तो कौन है? के वेणुगोपाल। 3 साल के लिए चुना गया था, 30 जून 2017 को नियुक्त हुए थे, इट मींस 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। मुकुल रोहतगी का इन्होंने स्थान लिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। 2016 की लोकप्रिय फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में धोनी की भूमिका निभाने वाले खासे प्रसिद्ध किस अभिनेता का हाल फिलहाल में निधन हो गया है? तो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जो धोनी बने थे धोनी मूवी में, उनका निधन हो गया है। तो बहुत एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत अच्छे थे, काफी आगे भी बढ़ते जा रहे थे, इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम कर रहे थे। एक अलग से डिबेट शुरू हो गई है नेपोटिज्म वर्सेस जो न्यू कमर्स आते हैं इंडस्ट्री में, उसके बीच में
चलिए आगे इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाला पहला सिख कौन बन गया है या बन गई है? तो यहाँ पर फीमेल हैं, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक होने वाली पहली सिख पर्सन बनी है अनमोल नारंग। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से इन्होंने ग्रेजुएट किया है और यहाँ पर देखिए सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक के साथ अब ये क्या हो गई हैं, अवॉर्डेड हो गई हैं। आप देख सकते हैं जो सिख फीमेल हैं, क्या नाम है इनका, अनमोल नारंग। साथ में आपको पता होगा जो सिख धर्म से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो 10 गुरुओं से पूछे जाते हैं। तो 10 गुरुओं का क्या है, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया गया है और उनके नाम दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पर है आपने गुरु नानक, फिर है अंगद, फिर गुरु अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर कौन है, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और सबसे लास्ट में गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो 10 गुरु हैं, भूलिएगा मत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश के पहले ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। तो इंडियन गैस एक्सचेंज के नाम से क्या है, भारत देश की पहली ऑनलाइन डिलीवरी गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। भारत देश के केंद्रीय पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। नेक्स्ट है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, GPAI में बतौर संस्थापक सदस्य के रूप में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? याद रखिए भारत देश इस GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हो गया है। यह आपसे प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या, मानवाधिकारों, समावेशन, विविधतापूर्ण नवाचार, आर्थिक विकास के उपयोग में जिम्मेदारी पूर्वक क्या करना, विकास करना, ताकि मानव का विकास ज्यादा से ज्यादा हो सके। OECD का क्या है, इसमें विशेष सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ में मॉन्ट्रियल और पेरिस में से एक विशेषज्ञता केंद्र है जो इसका साथ देंगे। आपको पता होगा भारत और फ्रांस के एक इनिशिएटिव के तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी स्थापना की गई है जिसका हेडक्वार्टर गुरुगांव में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भारत देश के इनिशिएट से यह इंटरनेशनल एक अलायंस बना है तो महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रश्न आपसे बनना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, किसने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है? तो शखरियार मामेदीरोव ने, जो अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने यह शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज की चैंपियनशिप जीत ली है। $3000 की राशि इनको मिली है। सेकंड नंबर पर आए हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर पैंताला हरिकृष्णन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप विजेता महोदय को देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो उदय कोटक समिति का गठन किया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। मैं आपको बताना चाहूंगा उदय कोटक से संबंधित ही एक क्या करंट अफेयर कि उदय कोटक को ही वर्ष 2020 और 21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है, जो कि उदय कोटक या मैं कहूं कि कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं CII का जो उपाध्यक्ष है वो बनाया गया था संजीव बजाज को, जो कि बजाज फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट संगठन है ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ उदय कोटक से करवा दिए। अगला प्रश्न देखिए, जनजातीय छात्रों के छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वही ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है हॉस्टल्स के लिए सबसे पहला उड़ीसा राज्य ने। मिशन सुविधा परियोजना के तहत ये किया गया है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। आपको याद होगा हाल फिलहाल उड़ीसा ने एक नए गान को अपने राज्य गान का दर्जा दिया है जिसका नाम था वंदे उत्कल जननी। इसे लिखा था वर्ष 1912 में कांति कवि लक्ष्मीकांता महापात्रा ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरे हिसाब से तो बनना ही चाहिए। आप देख सकते हैं वंदे उत्कल जननी का जो पूरा का पूरा सॉन्ग है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं वहां के मुख्यमंत्री महोदय नवीन पटनायक को बीजू जनता पार्टी दल के क्या है, अध्यक्ष हैं। इन्हें ही पैटा की तरफ से हीरो टू एनिमल अवार्ड इस साल दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजमोहन बोहरा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वे किस चक्र से सम्मानित थे? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोहरा महावीर चक्र से सम्मानित थे। भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार है और यह वीरता इन्होंने दिखाई थी वर्ष 1971 के पूर्वी बांग्लादेश के क्या है, जो पूर्वी बांग्लादेश आजाद होकर जो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक नया देश के रूप में प्रकट हुआ था विश्व में, उन्हीं में जो इन्होंने एक
अतुलनीय योगदान दिया था, इसीलिए इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा जी को आप टैंक के साथ भी देख सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं हमारे जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, 8 जो चक्र होते हैं, 6 जो चक्र होते हैं, 3 हमारे जो ऊपर के चक्र हैं वो जब युद्ध होता है उस समय पर दिए जाते हैं। बहुत ईजी है, परमवीर, महावीर और वीर। और जो शांति काल में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण चक्र है वो दिए जाते हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो भूलिएगा मत, 6 चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो देश के लिए बलिदान करता है उन्हीं को दिए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। बीसीसीआई में बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल, एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बुड्समैन के रूप में कौन कार्य कर रहा है? तो भारत देश के एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे जस्टिस डी.के. जैन, नहीं है हाल फिलहाल में बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बुड्समैन। इन्हीं की नियुक्ति की गई थी वर्ष 2019 में बीसीसीआई के पहले लोकपाल के रूप में। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जस्टिस डी.के. जैन, भूलिएगा मत, एथिक्स ऑफिसर हैं। आपको याद होगा बीसीसीआई के द्वारा कोविड-19 के समय पर फेस मास्क का क्या एक अभियान चलाया गया था, टीम फेस मास्क, उसी का एक स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने रखा। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कैंपेन चलाया था। इसके अलावा आप देख सकते हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। प्रधानमंत्री के नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत, इट मींस प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, शॉर्ट में कहते हैं इसको पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टियों ने किस फर्म्स को अगले 3 वर्षों के लिए अपने ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया है? तो SARC एंड एसोसिएट्स को पीएम केयर्स ने अपना क्या ऑडिटर नियुक्त किया है, जिसके प्रमुख है सुनील कुमार गुप्ता। तो बहुत महत्वपूर्ण है यह आपका सार्क एसोसिएट। साथ में आप देखिए पीएम केयर्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विपक्ष के द्वारा काफी आरोप लगाए जा रहे थे, इसलिए सरकार ने ऑडिटर बना दिया। किसे? सार्क एसोसिएट्स को। अगले प्रश्न की तरफ देखिए। फिच रेटिंग्स ने भारत की सोवरेन रेटिंग को किस पर बरकरार रखा है? तो फिच ने सोवरेन रेटिंग बरकरार रखी है भारत देश की BBB-। इसके अलावा आपको याद होगा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भी भारत की सोवरेन रेटिंग को रखा था BBB- में। फिच ने मूडीज ने भारत देश की सोवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। सोवरेन रेटिंग क्या दर्शाती है कि अगर कोई देश कर्जा लेता है तो वह उसे चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर फिच बता दी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स बता दी और मूडीज, तीनों की मैंने आपको बता दी, BBB- और Baa3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है 75th यूएन जनरल असेंबली, यूएन महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष कैसे चुना गया है? तो वोल्कन बोजकीर जो कि तुर्की के एक एम्बेसडर हैं, इन्हें अध्यक्ष चुना गया है इस यूएन 75th जनरल असेंबली का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता है 1 साल के लिए अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। हाल फिलहाल में अध्यक्ष थे यहाँ पर तिजानी मोहम्मद बंदे, उन्हीं से यह क्या करने वाले, पदभार ग्रहण करने वाले। 178 देशों का इन्हें समर्थन प्राप्त हुआ था। आप देख सकते हैं तुर्की के हमारे एम्बेसडर महोदय को। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, यूएन जनरल असेंबली। आप बिल्डिंग को देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं पर मैं आपको एक और प्रश्न कराता हूं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन कौन से देश, तो 4 देश सदस्य शामिल हुए थे, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है हमारा प्यारा भारत देश। तो भारत, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे, 4 देशों को अस्थायी 2 साल के लिए सदस्यता मिली है। भारत देश को 193 सदस्यों में से 184 सदस्यों का मत प्राप्त हुआ है। आपको पता है टोटल 15 सदस्य होते हैं, 15 में से जो 5 हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आपको पता होगा भारत देश के जो स्थायी प्रतिनिधि वो TS त्रिमूर्ति। आप देख सकते हैं 5 वीटो पावर्स के, और यहाँ पे जो जिस महाद्वीप को जो पावर दिया गया सीटों का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। साथ में 5 वीटो पावर्स के जो मैप हैं वो दिखाए गए हैं, साथ में साथ उनके जो नेशनल जो चिन्ह है वो दिखाया गया है, और 193 कंट्रीज का सबकी फोटो है। बीचों बीच आप देख सकते हैं प्यारा भारत महान। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है भारत देश के द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट किस शीर्षक से जारी की गई है? तो भाई क्लाइमेट से संबंधित पहली रिपोर्ट जारी की गई है भारत देश में, जिसका शीर्षक रखा है सरकार ने असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, अर्थात भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन रिपोर्ट। इसे तैयार किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा। भारत देश में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। डिटेल में आप रिपोर्ट देख सकते हैं, चाहे तो आप लिख लीजिएगा। आप ये देख सकते हैं रिपोर्ट का
फ्रंट पेज। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत देश की पहली मोबाइल लैब किस नाम से लॉन्च की गई? तो iLab के नाम से लॉन्च की गई है भारत देश की पहली कोविड-19 परीक्षण की बस। रैपिड रिस्पांस मोबाइल है, मोबाइल एक लेबोरेटरी है, आप देख सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द क्या किया जा सके, कोरोना का टेस्ट किया जा सके। आपको याद होगा डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया था। आपको याद होगा IIT एल्यूमिनी काउंसिल के द्वारा एक बस बनाई गई थी, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही बस थी, जो 5 मिलियन टेस्ट पर मंथ का दावा IIT एल्यूमिनी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा आपको पता होगा केरल सरकार के द्वारा एक तिरंगा नाम की वैन जारी की गई थी, बिल्कुल जस्ट ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसमें भी शामिल था। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहां से की जा रही? तो बिहार के तेलिहार गांव से इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की जा रही है। 125 दिनों में यहां पर काम दिया जाएगा। आपको याद होगा कि ऐसी ही एक 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से। अगला प्रश्न देखिए, एशियाई युवा पैरा गेम्स 4th संस्करण दिसंबर 2021 में कहां पर आयोजित किया जाना है? बहरीन में आयोजित किया जाना है। आपको मैंने बताया था टोक्यो 2020 की नई डेट आ चुकी है 23 जुलाई 2021 से आप देख सकते हैं इनके जो शुभंकर थे मेराइटोवा और शोमैती को। इसके अलावा वर्ल्ड गेम भी पोस्टपोन कर दिए गए थे वर्ष 2022 के लिए। अगर वीडियोस पसंद हो तो शेयर